नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग खास तौर से चर्चा करेंगे साधारणीकरण, ध्वनि संप्रदाय और वक्रोक्ति सिद्धांत। इनसे संबंधित देखिएगा व्याख्याता भर्ती में अब की बार साइकोलॉजी हटा दी गई है। तो स्नातकोत्तर वाला जो पोर्शन है ना, जिसमें साधारणीकरण है, ध्वनि सिद्धांत है, वक्रोक्ति सिद्धांत है और उसी प्रकार से काव्य प्रयोजन है, अलंकार है, छंद है, उनसे संबंधित और अपना साकेत है, कविता क्या है, वो जो सीरीज के फूल है वो जोड़ रखे हैं। वो वाले पोर्शन के प्रश्न ज़्यादा आने की संभावना है। तो देखिए, ये जो साधारणीकरण है, ध्वनि संप्रदाय है, वक्रोक्ति, इसको विस्तार से अगर आपको पढ़ना है तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे, फुल डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल अच्छे से। इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से आए हैं पीछे परीक्षाओं में। ठीक है, तो हर एक प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप वीडियो के साथ में अंत तक बने रहें। तीनों जो टॉपिक हैं वो आपके इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से अपन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न बनता है साधारणीकरण में कि कवि की अनुभूति के साथ पूरे काव्य परिवेश का जो साधारणीकरण है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि कवि की अनुभूति को साधारणीकरण किसने माना है। नंदुलारी वाजपेयी ने, बाबू श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर नागेंद्र ने या बाबू श्याम सुंदर दास ही नीचे ऑप्शन आ गया। तो देखिएगा इसका सही जो जवाब है साधारणीकरण की यह परिभाषा की कवि की अनुभूति, तो ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा माना गया है। आगे बात समझ में। साधारणीकरण की परिभाषा 5-6 विद्वानों ने दी है, तो आप सभी की परिभाषाएं याद रखें, एक की परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। अगला प्रश्न अपने सामने आता है कि काव्य का साधारणीकरण स्वीकार करते हुए आलम्बन धर्म को साधारणीकरण पर अधिक बल किसने दिया। यानी आलम्बन धर्म जो है ना, साधारणीकरण की परिभाषा में आलम्बन धर्म का प्रयोग किसने किया है, तो उस विद्वान का अपन को नाम बताना है, जैसे नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, भट्टनायक या अभिनव गुप्त। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आलम्बन धर्म है ये आचार्य शुक्ल के द्वारा दी गई परिभाषा है। आचार्य शुक्ल ने आलम्बन धर्म को ही साधारणीकरण माना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग, साधारणीकरण के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यानी साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है, साधारणीकरण आलम्बन धर्म होता है, साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है, साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है। अब कई बार क्या होता है कि ऐसे प्रश्न आजकल परीक्षाओं में आने लग गए, तो अपन यहीं पे उत्तर दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं, जबकि इसका उत्तर नीचे वाले ऑप्शनों में देना होता है। यहाँ तक 80% विद्यार्थी नहीं पहुँचते, 20% विद्यार्थी प्रश्न को ढंग से पढ़ते हैं। इसलिए पूरे प्रश्न को ढंग से पढ़ना, नीचे ऑप्शन भी ध्यान देना कि क्या और भी कुछ पूछा है कि नहीं पूछा है। यहीं पर उत्तर दे के बैठ जाओगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। तो इसमें एक या दो सही हैं, दो या एक या तीन सही हैं, दो या तीन सही, इस प्रकार से अपन को पूछा है। तो इसका सही जवाब होगा 2 और 3। जैसे देखिए आलम्बन धर्म है, तो आलम्बन धर्म आचार्य शुक्ल ने दिया है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व की जो व्यापार अनिवार्य है, ये जो परिभाषा है वो दी है भट्टनायक के द्वारा। तो 2 और 3 वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, मतलब 3 नंबर ऑप्शन। ध्यान रखना इस प्रकार प्रश्नों के। सबसे पहले साधारणीकरण जो है उसकी संकल्प में उद्गाता है, यानी उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया, किसने माना कि काव्य में साधारणीकरण होता है। कुंतक ने, वामन ने, भट्टनायक ने या फिर अभिनव गुप्त ने। तो सबसे पहले जो है साधारणीकरण की संकल्पना है वो भट्टनायक के द्वारा की गई है। और भट्टनायक हैं, उन्होंने साधारणीकरण की परिभाषा दी है कि भाई व्यापार से विभाव आदि के स्थायी भावों का साधारणीकरण होता है। विभावादि होते हैं ना, उनका स्थायी भावों के साथ में क्या हो जाता है, साधारणीकरण हो जाता है। मतलब यहाँ पर कहने का ये है भट्टनायक का कि जैसे मान लीजिए अपन कोई काव्य पढ़ते हैं या कोई नाटक देखते हैं, तो उसमें एक्चुअल में क्या होता है कि शकुंतला आदि कुछ मतलब विशेष पात्र होते हैं जो कामिनी आदि पात्र के रूप में प्रतीत होते हैं अपन को। परंतु साधारणीकरण से पहले दुष्यंत जो होता है वो दर्शक को शकुंतला, राम और सीता आदि एक मतलब विशेष व्यक्ति के रूप में ही अपन को ग्रहण करना पड़ता है। अपने आप को अपन को उसके रूप में मान लेना पड़ता है। फिर साधारणीकरण के बाद में क्या होता है कि दुष्यंत और शकुंतला, राम और सीता के विशेष तो समाप्त हो जाता है और वो सामान्य से लगने लग जाते हैं, यानी एकत्व हो जाता है, समान तत्व उसमें समाहित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि साधारणीकरण जो है उसमें मधुमती की भूमिका बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि मधुमती की भूमिका है वो किस आचार्य ने इसकी चर्चा की है। जैसे नगेंद्र दे दिया, शुक्ल दे दिया, केशव प्रसाद मिश्र दे दिया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र दे दिया। तो
मधुमती की भूमिका की सबसे पहले जो चर्चा है वो केशव प्रसाद मिश्र के द्वारा की गई है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार ये परीक्षाओं में जैसे नेट जेआरएफ है, केवीएस की पीजीटी टीजीटी वगैरह है, उनमें अक्सर ये प्रश्न है वो पूछा गया है। श्याम सुंदर दास हैं, उन्होंने सहृदय पाठक अथवा श्रोता के चित्त का ही साधारणीकरण मान लिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, साधारणीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि संयोग स्थापित करना है, या आनंद की अनुभूति प्रदान करना है, या कवि के मूल भावों के साथ में सहृदय का तादात्म्य है, या फिर सहृदय में रसो उत्पन्न करना है। सहृदय तो जानते हो ना आप लोग, जैसे अपन लोग पढ़ते हैं तो अपन खुद ही सहृदय होते हैं इसमें। तो इसमें देखिए सही उत्तर होगा कवि के मूल भावों के साथ में सहृदय स्थापित, यानी कवि कोई बात कहना चाहता है, उसको पाठक होता है जो पढ़ने वाला होता है वो उसके साथ में अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है उस बात के साथ में, उसको है। नेक्स्ट प्रश्न अपने सामने आता है कि इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है। अच्छा प्रश्न, जैसे एक ऑप्शन में नगेंद्र, दूसरे में नंदुलारी वाजपेयी, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर नामवर सिंह। इनमें से किसने की है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने की है। अपने पीछे भी पढ़ा है, डॉक्टर नगेंद्र जो हैं उन्होंने कवि की अनुभूति को साधारणीकरण माना है। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। विश्वनाथ, जगन्नाथ, भट्टनायक या फिर अभिनवगुप्त। तो सबसे पहले किसने किया था, भट्टनायक ने किया था। व्यापार से विभाव आदि और स्थायी भावों के साथ में साधारणीकरण माना था। अभिनवगुप्त उन्होंने भी साधारणीकरण जो है वो विभाव आदि के ममतत्व और परतत्व की भावना से परे हो जाने को साधारणीकरण माना है। साधारणीकरण की संकल्पना का उद्गाता, ये अपन ने पीछे भी पढ़ लिया और ये रिपीट भी हो गया है ये, यानी सबसे पहले किसने किया है, भट्टनायक ने किया है। रिपीट होते हैं अक्सर प्रश्न, और इन चीज़ों में साधारणीकरण है, वक्रोक्ति सिद्धांत है, ध्वनि सिद्धांत है, मार्क्सवाद है, इनमें आपको डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। बेसिक से प्रश्न होते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग कि साधारणीकरण का मतलब क्या है। इसमें साधारणीकरण से क्या तात्पर्य लगाया कवि ने, सहानुभूति, सहृदयता, सामान्यीकरण या फिर कोई नहीं। तो साधारणीकरण का मतलब क्या होता है, सामान्यीकरण ही होता है। ये बात को खास तौर से ध्यान रखना, जिसमें एक्चुअल में क्या होता है कि पाठक और आश्रय के साथ में क्या है, एक दूसरे के साथ तादात्म्य में साम्यता स्थापित कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भावुकत्व साधारणीकरण उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भावुकत्व साधारणीकरण ये परिभाषा है वो शंकुक या अभिनवगुप्त या भट्टनायक या फिर भट्टलोल। तो ये जो परिभाषा है वो दी गई है भट्टे नायक के द्वारा कि भावुकत्व साधारणीकरण तेन हित व्यापारणेन विभावादिदेह स्थायी च साधारणीकरण क्रियन्ते। मतलब इसका होता है कि व्यापार के साथ में विभाव आदि और स्थायी भावों का ही साधारणीकरण होता है। नेक्स्ट अपने सामने आता है, देखिए ध्वनि संप्रदाय, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके जो प्रश्न हैं वो अपने लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। कि ध्वनि के दो भेद माने गए हैं, लक्षणामूला और व्यंजनामूला। लक्षणामूला को अविकसित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं, और अविकसित वाच्य ध्वनि के दो भेद माने गए हैं। और नेक्स्ट है इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि लक्षणामूला ध्वनि के का ही एक भेद है। तो इसमें अपन को कथन सही नहीं है वो बताना है। तो देखिए ध्वनि के दो भेद तो माने गए, लक्षणामूला और व्यंजना, जबकि इसमें ये वाला कथन है ना वो इसमें गलत दिया गया है। ध्वनि के जो दो भेद बताए गए हैं वो लक्षणामूला और व्यंजनामूला है। ये वाला जो ऑप्शन है ये इसमें बिल्कुल सही क्या माना गया है, गलत माना गया है। अभिधामूला और लक्षणामूला ये दो होते हैं, व्यंजना इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, ध्वनि सिद्धांत के व्याकरणाचार्य जो हुए हैं उन्हें कौन से सिद्धांत पर आधारित किया गया। बहुत ही अच्छा इसमें ये प्रश्न बनाया है और ये कई बार पूछा जाता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ध्वनि सिद्धांत व्याकरण के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो स्फोटवाद पर है, या फिर उत्तम काव्य पर है, या गणीभूत पर है, या फिर चित्र काव्य पर। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो ये व्याकरण के स्फोटवाद सिद्धांत पर आधारित है। आप नोट कीजिएगा इन प्रश्नों को, आपको परीक्षा में इनमें से मिल जाएंगे। ध्वन्यालोक किसकी रचना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अभिनवगुप्त, राजशेखर मोहम्मद या फिर आनंदवर्धन। तो ये ध्वन्यालोक जो रचना है ये आनंदवर्धन की रचना है। इनकी पुस्तक समझ ले, पूछ लेंगे इसके कौन सा सिद्धांत दिया, ये किस सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर इसमें बनते हैं। अगला देखिए, ध्वनि के
त्रिविधि प्रकारों में से कौन सा नहीं है? बहुत ही शानदार है और पिछली बार आया भी था, अगर व्याख्याता क्या आप लोगों ने पेपर देखा हो तो। वस्तु, अलंकार और रस, भाव, कल्पना और अलंकार, अलंकार, रस और कल्पना, बुद्धि, भाव और अलंकार। इसमें से मतलब कौन सा है? तो देखो, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि, ये तीनों होते हैं। पिछली बार जो प्रश्न पूछा गया था ना, इसमें यह पूछा था कि ध्वनि के त्रिविधि प्रकारों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण रस आएगा। यह थोड़ा गहराई में चला जाता है ये प्रश्न। आगे बात समझ में, एक वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। आप ऐसे प्रश्नों को नोट किया करो साथ साथ। ध्वन्यालोक ग्रंथ किस शताब्दी का? बोलो। अपन लोग ध्वनि को बहुत अंदर तक पढ़ते जाते हैं, जबकि बेसिक सा प्रश्न ही पूछ लेता है परीक्षा में अगला। तो 7वीं शताब्दी, 8वीं, 9वीं या 11वीं? तो आनंदवर्धन जब हुए 9वीं शताब्दी में है, तो ध्वन्यालोक ग्रंथ होगा वो भी 9वीं शताब्दी ही सही होगा। एक बेसिक प्रश्न और आया हुआ है, अभिनवगुप्त ने ध्वनि के कितने भेद माने हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। अभिनवगुप्त है ना, वो मतलब आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अभिनवगुप्त ने इसको सही से व्याख्या करके प्रस्तुत किया है और ध्वन्यालोक लोचन अभिनवगुप्त की रचना है, ये भी ध्यान रखना। और उन्होंने 35 भेद हैं वो स्वीकार किए हैं ध्वनि के। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ध्वनि के किस भेद को सर्वश्रेष्ठ भेद के रूप में माना गया है? अच्छा प्रश्न है। ध्वनि के कौन से भेद को सर्वश्रेष्ठ, यानी रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि, वस्तु ध्वनि या कोई नहीं? तो बेस्ट से बेस्ट है। मैंने आपको पीछे बता दिया, रस ध्वनि सबसे महत्वपूर्ण, पिछली बार आया भी था। ध्वनि सिद्धांत किस शब्द शक्ति को सबसे महत्वपूर्ण मानता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना है सभी, तो व्यंजना शब्द शक्ति को महत्वपूर्ण मानता है। ध्वनि संप्रदाय को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? स्थापित करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? आनंदवर्धन, कुंतक, अभिनवगुप्त या फिर भामह? तो व्यवस्थित करने का श्रेय जो अभिनवगुप्त को जाता है। इन्होंने ध्वनि की जो आनंदवर्धन की रचना है ध्वन्यालोक, उसकी जो टीका लिखी थी ध्वन्यालोक लोचन नाम से, और इन्होंने अभिनवगुप्त ने ध्वनि के 35 भेद भी माने, ये भी ध्यान रखना। अब सबसे ही महत्वपूर्ण जो है, अब कई बार एक्चुअल में क्या आता है कि ध्वनि के विरोधी आचार्य वगैरह वगैरह ऐसा पूछ लेते हैं। तो ध्वनि सिद्धांत के समर्थक जो आचार्य है ना, उनके नाम आप याद रखना चाहो तो रखना ना। आनंदवर्धन की रचना है ध्वन्यालोक, अभिनवगुप्त के ध्वन्यालोक लोचन, मम्मट की है काव्य प्रकाश, और विश्वनाथ की है साहित्य दर्पण। ये समर्थन आचार्य है। और विरोधी की बात करें तो मुकुल भट्ट, पटनायक, महिम भट्ट, कुंतक और धनंजय, ये विरोधी आचार्य हुए हैं ध्वनि के। इनका भी नाम आप याद रखना, परीक्षा में ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं वक्रोक्ति सिद्धांत से संबंधित। ठीक है, तो देखिए वक्रोक्ति सिद्धांत है, इसमें कौन सा भेद नहीं है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वक्रोक्ति जो सिद्धांत है वो आचार्य कुंतक के द्वारा दिया गया है, और वक्रोक्ति जीवितम का भी उन्होंने ग्रंथ लिखा था, और वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है, और उन्होंने 6 भेद माने हैं वक्रोक्ति के। अब इनमें से कौन सा नहीं है? ऐसे ही प्रश्न आएंगे, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रबंध वक्रता, शब्द वक्रता, जबकि शब्द वक्रता नहीं है। देखो, वर्ण विन्यास वक्रता 1 नंबर पर है, फिर पद पूर्वार्ध वक्रता 2 नंबर पर है, और फिर पद परार्ध वक्रता 3 है, वाक्य वक्रता 4 नंबर पे है, प्रकरण वक्रता 5 पर है, प्रबंध वक्रता 6 नंबर पे है। तो ये शब्द वक्रता नहीं है। ठीक है, इसे 6 भेद माने। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कुंतक माने गए हैं, और वक्रोक्ति जीवितम इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, और वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानी है। अब देखो, कुंतक ने वक्रोक्ति कितने भेद स्वीकार किए हैं? 4, 5, 6, इस प्रकार से ऑप्शन बनाएगा। अपने को बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, अगर याद है, पढ़ा हुआ है, तो आराम से अपन कर देंगे। 6 भेद माने। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थ अलंकार मानने वाली विधा। ये थोड़ा सा डीपली प्रश्न है, ये मतलब आप अच्छे से तैयारी करोगे ना, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ऑप्शन में दंडी, क्षेमेंद्र, वामन और आनंदवर्धन। तो ये वामन है ना, उन्होंने वक्रोक्ति को शब्द अलंकार के रूप में स्वीकार किया है। वक्रोक्ति संप्रदाय का विरोधी आचार्य कौन कौन से? इसमें से कौन से हैं? तो देखो, भामह, विश्वनाथ, रुद्रट और मम्मट। तो ये विश्वनाथ है ना, ये वक्रोक्ति के बिल्कुल ही विरोधी आचार्य रहे। वेदग्ध भंगी भणिति, बहुत ही अच्छा शब्द है। यही परिभाषा, यही सूत्र दिया है आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के लिए। ठीक है, वेदग्ध भंगी भणिति, इसी के माध्यम से आचार्य कुंतक हैं, उन्होंने वक्रोक्ति को स्थापित किया है।
अब आगे देखिए, वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर के वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा के रूप में किसने स्वीकार किया है? तो ये अच्छा प्रश्न मैंने कई बार बता दिया आपको, आचार्य कुंतक उत्तर इसका सही होगा। कौन सा वक्रोक्ति का भेद इसमें से नहीं है? पीछे भी पूछा गया था। और उक्ति विन्यास वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पुरार्द्वता, प्रकरण वक्रता। तो इसमें देखिएगा, उक्ति विन्यास वक्रता कुछ नहीं, वर्ण विन्यास वक्रता है। अगले ने उक्ति शब्द ही जोड़ा है, तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने वक्रोक्ति, ध्वनि और साधारणीकरण से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उनका अध्ययन किया। अगर किसी विद्यार्थी के को ये लगता है कि ये प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, तो आप लोग बड़े वीडियोस बनाए गए हैं, ध्वनि पर भी बनाया है, वक्रोक्ति पर बनाया है, साधारणीकरण सब मिल जाएंगे आपको। और स्नातकोत्तर के लिए आपको पुस्तक चाहिए तो ये वाली पुस्तक आप घर बैठे मंगा सकते हैं यहाँ पर व्हाट्सअप करके, ठीक है। काफ़ी बच्चे ले रहे हैं, बहुत ही शानदार पुस्तक है। और इसी के साथ में सेकंड ग्रेड के पूरे सिलेबस की ये ऑब्जेक्टिव पुस्तक मिल जाएगी आपको। और ये संचार, दूरसंचार अभिव्यक्ति माध्यम वाली है। और इसी के साथ में ये जो काव्य शास्त्र के 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो पीछे परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, उनसे संबंधित ये पुस्तक है, वो भी आपको मिल जाएगी। आप दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना, 9928 90 47 82। कोई भी किताब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, हिंदी साहित्य मंच नाम से। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग प्ले लिस्ट में से वीडियो देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।